morning, everyone. Good morning. Yeah. So, अच्छा maybe so देखो so this is a मतलब in a sense कि event we are doing on investor knowledge series है ना. तो होता क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है पंजाब में ज्यादातर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है ना. फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी इन्वेस्टर भी जहाँ पे बोर्ड मिलेगा आपको वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर का मिलेगा क्या नहीं. बट रियल इन्वेस्टमेंट वो रियल एस्टेट की तो है उसके अंदर जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस चलते आ रहा है. बट इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस इन्वेस्टिंग इन इक्विटी तो लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये कभी सुना ही नहीं है तो क्यों ऐसे रास्ते में जाना जहाँ जिसने सुना ही नहीं कुछ है ना. सो जस्ट दीज सेशंस आर टू गिव यू जस्ट अवेयरनेस अबाउट दोज सेशंस एंड along with this are to other speakers. Mandeep ji has invested in more than 150 startups from Chandigarh, established all over India and things and all, and he has invested in more than 150 startups. He'll share his experience. Atul ji, he'll share his experience of leadership qualities and all, and what to see in an organization and all. So those are the two topics for today and all. So today, what I am speaking on is idea to investment. Generally, investment and how startup funding works. Just I'll share the basics of I would say investing, funding and all. What are the stages and all generally, ताकि आपको पता हो कि ये होता क्या मतलब how things are working out. क्योंकि एक बारी सुनोगे, दो बारी सुनोगे, तीन बारी सुनोगे तो समझ आने चीजें शुरू होंगी है ना. So I did my CA completely self study. ठीक है. तो वहां पे अपना ये रूल था कि कोई भी चीज को समझना है जब तक तीन बार ही नहीं पढ़ोगे तब तक वो समझ नहीं आएगी. तो एक तरह से जब आप frequently will attend these sessions and all on investor things and all, you will able to understand how this investment will work out. So that's why today's session is specifically planned in that way. थोड़ा long weekend था तो इसलिए हमने आज पहले नहीं तो we always do evening sessions. I thought long weekend we'll start with the early morning session so that किसी ने 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जाना भी है तो they can go and all. So coming to and I would love कि if you have any questions in between बीच में you can raise an hand so that जब query आए तभी solve हो जाए. ठीक है. So you know what is generally startup क्या होता है? Anyone? वैसे मैं क्वेश्चन बहुत सारे सेशन में पूछता हूँ हमेशा आकर सबसे पहले स्टार्टअप क्या होता है? Anyone? मेरी आवाज आ रही है ना. कहीं मेरे को लगे कि मेरी आवाज मेरे माइक नहीं चल रहा और मेरे को आवाज आ रही. सो स्टार्टअप या इन्वेस्टर क्या होता है? चलो इन्वेस्टमेंट साइड लेते हैं. व्हाट इज एन इन्वेस्टर या स्टार्टअप? कुछ बोल रहे थे आपसे राहुल जी. रगड़ा खाना हो तो स्टार्टअप में आ जाओ. क्या खाना? रगड़ा खाना. ठीक है, दैट्स गुड. तो रगड़ा खाना मतलब अगर हार्डवर्क पैशन एंड ऑल सब चीजें लाके कर सकते हो तो अगर एक वो कंफर्ट जोन में जीना है ना तो मत आओ स्टार्टअप में है ना. क्योंकि कंफर्ट जोन के से बाहर निकलना पड़ेगा आपको. और कुछ एनीवन? न्यू बिजनेस आइडिया है ना. और कुछ? स्केलेबल बिजनेस मॉडल. Any entity which is innovating in the existing field and bringing out new business patterns, that is a startup. Any new entity? Any new entity which is bringing innovation into existing field and solving problems for it. ठीक है. So innovations और solving problem. तो actually आइडिया क्या है? आइडिया यही है. आपको पता है आइडिया मतलब स्टार्टअप क्या हो गया? आइडिया क्या हो गया? सबसे फर्स्ट स्टेप इज एन आइडिया ओनली. पर वो आइडिया आता कैसे है? और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस. तो लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, मैंने नया बिजनेस करना है यार, मैंने स्टार्टअप खोलना है ना. बट दैट्स नॉट अ स्टार्टअप. वो तो स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस है. स्टार्टअप इज अगेन रगड़ा खाना है. इनोवेशन होनी चाहिए, एक नया बिजनेस मॉडल चाहिए, स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तब जाके आप स्टार्टअप को डिफाइन कर पाते हो उस चीजों से. बट अब आइडिया क्या है? आइडिया वही है जब आप कहीं पर रास्ते में जा रहे हैं आपको लगता है कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, इस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला ना कोई नहीं है यहाँ पे, काश ये चीज कोई मेरे को दे पाता, यहाँ पे कोई है ही नहीं है सर्विस देता. तो इसका मतलब है वो एक अच्छा स्टार्टअप है. यानी एक प्रॉब्लम का जब आप सॉल्व कर सकते हो एंड देयर आर, बट खाली ये नहीं सॉल्व होगी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम होनी चाहिए 1000 लोगों की, लाख लोगों की है ना. सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी तो बिजनेस स्केलेबल बिजनेस मॉडल बन पाएगा. So to make a scalable business model, that problem should be existing and the requirement customer should be thought for. ठीक है. So देखना चलने देखते. अब चलेगा.
अच्छा आपने क्या? सो यू सी ये डेफिनेशन है एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट DPIT। तो उसमें देखो न्यू एंटरप्राइज ठीक है, गो बियॉन्ड सोलो फाउंडर एम्प्लॉइज, बट अल्टीमेटली क्या है? स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो आपका एक तो बिजनेस मॉडल होना चाहिए और वो स्केलेबल होना चाहिए। आइडिया, सिर्फ आइडिया अच्छे होने से नहीं होता। बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं, कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा आइडिया है, दूसरे को लगता है बड़ा अच्छा आइडिया है, तो बट यार ये बिकेगा कैसे? बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा? अगर आप 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में, मतलब जिसकी if paying capacity of a person is 100 rupees and if you say कि वो 1000 rupees आप चार्ज करोगे, nobody will come in, तो उससे तो चले नहीं वाला। तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना जरूरी है, क्योंकि जब स्केलेबल होगा तभी वो प्रॉफिटेबल बनने वाला है, अदरवाइज वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो इनोवेशंस एंड ऑल एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय टू मेक योर मॉडल अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो जब आपको टैक्स सेविंग एंड ऑल का वो मिलता है ना, 3 इयर्स का टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट एंड ऑल, उसके लिए हमेशा सिर्फ यही चेक किया जाता है कि आपका मॉडल स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए। और उसका सपोर्टिंग में कुछ भी चीज हो सकती है, बट अगर इसको नहीं कर पा रहे तो फिर आपको वो सर्टिफिकेशन की 3 इयर्स की टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलती है। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन एक अलग है और टैक्स एग्जम्पशन लग गया है। जनरली लोगों को लगता है वो भी सेम है। वंस यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या मैं तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन मिल गई है ना। सो दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट, दिस एंड ऑल। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, सो देखो ये स्टेजेस होती हैं। आई होप नीचे से नजर आ रहा है सबको। सबसे पहले आइडिया स्टेज की मैं बात कर रहा था। आइडिया वही जो मैंने बात किया कि कहीं ना कहीं आपको लगता है वो प्रॉब्लम है ना, लेकिन आपने सुना को को फाउंडर्स होते हैं, वो एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं? सुना है ना, डेफिनेशन में भी गो बियॉन्ड सोलो फाउंडर था कि सोलो फाउंडर नहीं चलेगा, यू शुड हैव मोर फाउंडर। तो क्या एक ही रात दोनों को सपना आया था कि ये दोनों को आइडिया अच्छा लग रहा है कि नहीं? नहीं ना। सो फिर फाउंडर कैसे बनता? क्योंकि ये अर्ली स्टेज में मेरे ख्याल से 60% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, ये पहली 2-3 स्टेज में ही, क्योंकि इसको क्रॉस कर लिया तो निकल गए, क्योंकि फाउंडर ढूंढने में गलती कर दी है। अब मान लो तो फाउंडर कौन? जो मेरा दोस्त है, तो जो सुबह शाम मुझे मिलता है, जैसे मैम ने कहा इकट्ठे बैठे कंफर्ट जोन में, चले यार इसके साथ पार्टनरशिप कर ली, ठीक है यार चलेगा, पर भाई उसका तो पैशन ही नहीं था उस आइडिया में, वो रगड़ा खाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो तुम्हारे साथ ठीक है, तुम हो तो चले यार, तू अच्छा लग रहा है मुझे, मैं भी तेरे साथ, और आया किस लेवल पे? चलो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, 50-50। और जबकि एक का पैशन और दूसरे का सिर्फ उसको थोड़ा सा सपोर्ट, तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। तो उससे पहले क्या करना चाहिए फिर? तो जाके आपको 10 लोगों को जाके आइडिया बताना चाहिए। अब लोग कहते हैं यार मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए, आइडिया जब मैं बताऊंगा जाके, तो पर आइडिया नहीं कभी चोरी हो सकता भाई। आइडिया चोरी करेगा, पैशन नहीं चोरी हो सकता, क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम लगी थी ना तो आप इसका सोल्यूशन दे सकते, तो आइडिया नहीं चोरी हो सकते, क्योंकि जिस चीज के लिए आप बने हो ना वही लॉन्ग टर्म लेके जाते, नहीं तो पैसा लगाएंगे साल बाद बंद भी कर देंगे, कोई चोरी कर भी लेगा आपका। तो चोरी हो सकता है स्केलेबल पहुंचने के बाद, शुरू में कोई आइडिया चोरी नहीं हो सकता। तो बट आपने 10 जाके दोस्तों को बताया, 10 नोन लोगों को बताया, तो उनमें से जिसने कहा हाँ यार मुझे भी ये लगता है, यही होना चाहिए, तो वो आपको को फाउंडर बन सकता है। जो शुरू में आता है ना, जब आप कंपनी खोलते हो 1 लाख की कैपिटल की, तो 1 लाख की कैपिटल 50,000 उसने डाले, 50,000 अब तो 10,000 भी हो गया है ना, बल्कि उससे होता है, तो 10,000 50,000 उसने डाले, तो हम इक्वल 50-50 पार्टनरशिप करते हैं। मैं एक केस बताता हूँ, 4 पार्टनर से खोला, 25,000 डाले, उसके बाद वो रिची रिच पार्टनर से तो 5 करोड़ भी डाले क्या लोन की फॉर्म में, पर एक बंदा जो 7 दिन बाद ही छोड़ के चला गया, उसके बाद भी 25% इक्विटी शेयर था। क्यों? क्योंकि फाउंडर्स एग्रीमेंट नहीं बना था। फाउंडर्स एग्रीमेंट का मतलब कि भाई जो हम करेंगे काम, और अगर तुम 2 साल पहले छोड़ देते हो तो फेस वैल्यू पे मिलेंगे तुम्हें शेयर, 3 साल पहले छोड़ दो फेस वैल्यू पे। कंपनी कब बनानी, किसने कहा आज ही कंपनी बनाओ? फाउंडर्स एग्रीमेंट में लिख लो ना, जिस दिन मैं आइडिया स्टेज पे पहुंचूंगा तब कंपनी बनाऊंगा, अभी क्यों कंप्लायंसेस ऑन करने हैं हमें? ठीक है। सो फाउंडर्स ये जो स्ट्रेटजीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आइडिया स्टेज जो को फाउंडर में सबसे पहले पैसे कौन देता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि वो आइडिया को नहीं दे रहे, वो आपको पैसे दे रहे हैं। या इंक्यूबेटर, सत्येंद्र जी बैठे थे यहाँ पे है ना, सत्येंद्र जी देंगे जैसे पैसे। इंक्यूबेटर्स हैं आजकल है ना, जो फ्रेंड्स एंड इंक्यूबेटर्स हैं आजकल, ये तो पहले नहीं होते थे। 5 years ago there were no so active incubators, especially in our region, लेकिन अब बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं which can give you that early support
and that initial funding also. ठीक है ना? So seed funding, then comes these stages. Seed funding आती है early stage, then angel investors like us come in, then venture capitalists, series A and more से ultimately IPO. IPO क्यों ultimately बोल दिया जाता है? Exit. कैसे मिलेगी exit? नहीं तो हम 100 लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदी है ना, वो 1 करोड़ की खरीदी, आज 100 करोड़ की हो गई, तो पर मैं पैसे कैसे निकालूं उसमें से? वो तो जब बिल्डिंग बिकेगी तभी तो पैसे आएंगे, है ना? शेयर बिक नहीं रहा ओपनली मार्केट में, ना मैं बेच सकता हूँ, तो या तो मैं ओपनली उसको बेचना शुरू करूँ, तो जनरली आईपीओस हैं। अभी हम एग्जिट्स की बात भी करेंगे। एग्जिट्स इज जनरली सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एग्जिट्स इफ यू कैन डू, तो फिर पहले एग्जिट हो सकती है, या देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ एग्जिट एट अ राइट टाइम, क्योंकि तभी आपका प्रॉफिट बनने वाला है। नहीं तो बिल्डिंग अच्छी हुई जा रही है 100 करोड़ की, पर आप कह रहे हो मेरी बिल्ड, खुश हो रहे हो कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 100 करोड़ हो गई है, लेकिन बिल कुछ नहीं रहा, आपको कैश फ्लो कुछ नहीं है। So this is generally a diagram which shows कि कैसे पहले फाउंडर होता है 100%, फिर को फाउंडर आता है, then फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, एंड देन सीड राउंड होता है, और किस किस स्टेज पे कितनी कितनी जनरली वैल्यूएशन होती है। ठीक है, ये इसकी ना सेटिंग ठीक करना, वो पूरी पीपीटी नहीं आ रही, कट रही ऊपर नीचे से। सो जनरली ऐसे कोई मेरे पास भी आता है, या एक ना आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग मोर फ्रॉम माय इन्वेस्टर एंगल। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आई थिंक देयर इज 1 or 2 मे बी स्टार्टअप्स, बट देयर आर नो स्टार्टअप्स। दिस इज द मेजर फोकस ऑन इन्वेस्टर कि आपके पास जब कोई आए स्टार्टअप, तो मेरे को क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए। ठीक है ना, मेरे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सो दिस इज जनरली जब आपका देखना है कि कौन सी स्टेज पे सर्वाइवल, यानी ही मैक्सिमम वर्क डन बाय एंटरप्रेन्योर, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय, और वही काम कर रहा है दिन रात एंड ऑल। देन स्ट्रगल स्टेज, बिजनेस मॉडल बन गया, प्रोडक्ट बन गया, सर्विस बन गया, रिफाइंड प्रोसेसेस एंड ऑल है। देन स्टेबल स्टेज, अब उसको नए कस्टमर चाहिए, अब फंड रेजिंग एंड ऑल के लेवल के ऊपर आना है, जब एक ज्यादा अमाउंट की एंड ऑल चाहिए, है ना। यू नीड बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, यू नीड टीम, एंड देन यू कैन स्केल अप। तो अब आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा विद अ सब्सटेंशियल इंक्रीज एंड वेल्थ एंड ऑटोमेट। तो अब आपकी चीजें ऑटोमेट होनी शुरू हो गई हैं, अब आप यानी स्केलेबल बिजनेस मॉडल की तरफ चल पड़े। ठीक है, सो ये देखने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो आपका स्टार्टअप आ रहा है वो कौन से स्टेज पे है, क्योंकि वैल्यूएशंस भी उस हिसाब से डिफाइन होनी है, रोल्स भी उस हिसाब से डिफाइन है, रिस्क भी उस हिसाब से है। जितना इस स्टेज के नेक्स्ट लेवल पे होगा उतना रिस्क कम, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे उतनी वैल्यूएशन भी ज्यादा। जितना आप अर्ली स्टेज इन्वेस्ट करोगे उतना रिस्क भी हाई, लेकिन वैल्यूएशंस आर आल्सो लो, तो प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस आर मोर। बाकी डिटेल में मनदीप सर बताएंगे हाउ थिंग्स विल हैपन इन थिंग्स एंड ऑल। सो हु इज एन एंजल इन्वेस्टर? है कौन एंजल इन्वेस्टर? ये अगेन डेफिनेशन एज अ गवर्नमेंट एज अ AIF एंड ऑल दी है कि है कौन एंजल इन्वेस्टर, होता कौन है ना। सो जिसका एक बेसिक नेट टेंजेबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़, बट एक्सक्लूडिंग रेजिडेंस and or maybe has invested in early stage investments, experience and all, ये AIF and all की डेफिनेशन है। बट वैसे आपको अगर किसी स्टार्टअप में लगाना है ना पैसा, अब मैं तो हमने भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है और बोलते हैं कि भाई शुरू करना है ना 1 लाख रुपए से शुरू कर लो। ठीक है भाई, आजकल ISB में 3 दिन का या किसी IIM में 3-4 दिन का कोर्स करने जाते हैं ना, वो भी 1.5 से 2 लाख रुपए ले लेते हैं। अगर आपने एक स्टार्टअप में 1 से 2 लाख भी लगा दिए ना, है ना, और उससे जो एक्सपीरियंसेस हैं कि फाउंडर्स एग्रीमेंट देख लिया, टर्म शीट देख ली, शेयर होल्डर एग्रीमेंट देख लिया, है ना, उसका क्या क्या चीजें प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो यू विल गो थ्रू प्रोसेस, यू लर्न मोर। पर एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो यू शुड स्टार्ट इन, दो आई ऑलवेज प्रेफर्ड कि मिनिमम 5 लाख लगाना चाहिए एक स्टार्टअप में वंस यू स्टार्टिंग विद योर पोर्टफोलियो शुड हैव 25 लाख। वही जनरली पोर्टफोलियो जनरली एज डिफाइंड इज फॉर 25 लाख, या 25 लाख लगाओ चाहे 3 से 5 साल में लगाओ, एज अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी AIF मेंबर भी आपको बनते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। प्रैक्टिकली बात करें, डेफिनेशन के हिसाब से बात है, प्रैक्टिकली तो 5 के 7 साल में भी पैसे लग जाते तो चल जाता है। गवर्नमेंट इज बिकॉज इंकरेजिंग दोस थिंग्स एंड ऑल, तो इट गोज इन अ प्रैक्टिकल वे अर्ली। हाँ, सो जनरली व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप? आपको क्यों करना चाहिए स्टार्टअप? एनीवन स्टार्टअप से आप में से कितने ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ? 1 2 3 4 5 है ना, तो देखो लेस देन 10%, 6 में भी तो इन्हें इन्वेस्ट किया हुआ। बट क्या बाकी इनका तो एक है ओपिनियन, बाकी उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो अदर देन 5-6 थे, यस करना चाहिए।
तो करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स और इन अ बिजनेस। देखो स्टार्टअप एक डेफिनेशन है, बहुत जगहों पे स्टार्टअप हमने तो डिफाइन किया, लेकिन डोंट अज्यूम एज अ स्टार्टअप की नया है, इट्स अ बिजनेस एंड अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। यू कैन इन्वेस्ट इन एनी बिजनेसेस। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम कहते हैं जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैं उसी में कर लूँ, दैट्स इट, क्या नहीं उसी में कर लूँ। तो फिर क्या होता है, कई बार कोविड जैसी सिचुएशन आती है, तो एक बंदा मेरा था जिसका बिजनेस क्या था, कम से कम 10 होटल्स थे और कुछ नहीं था, सिर्फ होटल ही होटल थे, और जिसके किराए, एम्प्लॉयज की सैलरी महीने की करोड़ों में थी। ठीक है, तो हुआ क्या, कोविड आया तो उसको आधे बंद करने पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो तो कहता है यार तो रेस्टोरेंट पे लोग आ ही नहीं रहे थे खाना खाने, 3 महीने 6 महीने, बाकी फिर भी 2-3 महीने में चीजें शुरू हो गई थी, पर रेस्टोरेंट्स में लोगों ने बहुत लेट आना शुरू किया और उसके एक्सपेंसेस वर गोइंग हाई हाई। बट अगर वही डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता, 2-3 बिजनेस में लगाया होता है, एक में भी अच्छा चलता है, एक डाउन जाता, जाने को कुछ भी हो सकता है, जब पैसे डूबने तो डूब ही जाने हैं, ठीक है। बट वैसे सो मे बी हम तो रिस्क को कवर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर 2-3 इन्वेस्टमेंट्स की होती, डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन की होती, तो आई थिंक उसको एक वो बिजनेस होता, मतलब उसको एक बिजनेस है रेवेन्यू और दूसरे से बहुत सारे बिजनेस 10x भी हुए हैं कोविड में, है ना, बहुत सारे बिजनेस 10x भी हुए हैं और बहुत सारे बिजनेस नेगेटिव भी गए। So this is the things and all. So generally you should invest in startup and तो देखो पोर्टफोलियो आपका है ना, अगर आपने सोच रखा है 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो जरूरी नहीं कि पूरे 1 करोड़ लगाने हैं उसमें, आप 20 लाख रुपए गोल्ड में भी लगाओ, 20 लाख रुपए आप शेयर्स में भी लगाओ, 20 लाख रुपए रियल एस्टेट में भी लगाओ और 20 लाख स्टार्टअप में भी लगाओ, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि एक ही साल कह रहा हूं मैं, आपका जितने 5 साल का 10 साल का प्रोजेक्ट बना लो कि 10 साल के अंदर मेरे को एक रियल एस्टेट बनाना है, तो इस साल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी प्रॉफिट से, अगले साल गोल्ड में कर दी, उससे अगले साल किसी में कर दी। You should have a diversified portfolio, but your portfolio should have investment in startups too. क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, 10 से 12% वाले प्रॉफिटेबल भी होते हैं, 20-30 वाले भी होते हैं। स्टार्टअप है या तो 0 या 30x 100x भी हो सकता है। वो एक है ना एग्जांपल चेक कर लेने से, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन, पेटीएम के जो एक सीए थे, है ना, सो पेटीएम के जब पेटीएम वो न तो मिस्टर विजय शेखर शर्मा उनके पास गए, तो उनका चल यार ऐसा है मेरे पास 8 लाख पड़े हैं, ठीक है, तो ये 8 लाख ले तो चला, तब तक देखते हैं। एंड आई हर्ड तो उनको 2 साल बाद कितने पैसे मिले, 92 और 96 करोड़, उसके बदले 8 लाख के बदले। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अगर 1 साल और रुकते तो कितने मिलते, 900 करोड़, ठीक है, तो उन्होंने तब तो पहले एग्जिट कर लिया था, पर स्टोरी वहां भी खत्म नहीं है, और रुकते तो फिर वापस शायद 90 करोड़ पे आ जाता, है ना। सो पॉइंट इज ये चेक कर लेना, मैंने भी कहीं स्टोरी सुनी है, ठीक है, बट आई थिंक दैट मे बी अ स्टोरी इज नॉट गुड, बट थिंग्स हैपन इन अ वे आल्सो कि स्टार्टअप के वर्ल्ड में, बट योर मनी कैन गो 0 आल्सो, बट इट कैन मल्टीप्लाई। तो एक पोर्टफोलियो में आपके अगर आपने 5, 10, 20 लाख लगा रखे हैं, विच कैन मेक 20 lakhs or 2 crores also maybe 2, 3, 5 years down the line, है ना, तो फिर वो आपका पोर्टफोलियो का एक वो अच्छा उसको लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मस्ट। अब अर्ली एंट्री इन पोटेंशियल वैल्यूएशन एप्रिसिएशन, देखो जो जब आप जितना लेट होते जाओगे वो स्टार्टअप की वैल्यूएशन 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में पहुंचती जाएगी। अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करोगे तो शायद 20 लाख 50 लाख 1 शेयर की वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट करोगे, तो जब वो 1 शेयर वाला अगर कोई भी एक 100 शेयर का बन गया, 100 शेयर का या 1000 शेयर का बन गया, तभी तो आपका पोटेंशियल बनेगा। बट अगेन वही रिस्कीनेस इज हाई। तो अर्ली एंट्री पे करने के बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल वैल्यूएशन, क्योंकि शुरू में तो काम होता ही नहीं है, तो वैल्यूएशन एप्रिसिएशन का फिर एक बेनिफिट मिल जाता है। सो वाइट अगेन पर्सनल पैशन एंड अलाइनमेंट, जहां पे आपका सिमिलर प्रोडक्ट हो, है ना, फॉर एग्जांपल आपकी स्टील इंडस्ट्री है, कोई आइडिया आ रहा है वो स्टील से रिलेटेड आ रहा है, आपकी टेक इंडस्ट्री है, कोई आइडिया वो टेक में इनेबल्ड है, आप कहते हैं इसको मैं सपोर्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मार्केट में सॉफ्टवेयर बनाने जाएगा 50 लाख का पड़ सकता है, मेरी टीम बनाएगी तो शायद 5 लाख में बनाते हैं या 10 लाख में बनाते हैं, तो यू कैन गिव दैट सपोर्ट टू देम टू ऑल्सो। एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑब्वियसली एज इफ यू हैव, सो उसका 10% 20% ग्रोथ रेट नहीं होता, उसका ग्रोथ रेट इज वेरी हाई। सो जनरली आप ये देखो, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही, इट कैन बी अ फैमिली पोर्टफोलियो आल्सो। जनरली ट्रेडिशनली देखा है कि भी ठीक है हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ ने गोल्ड में, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड ऑल में डाल रखे हैं पैसे, तो भाई उसने डाल रखे हैं, आपने क्यों डाल लें,
तो यू कैन हैव अ डाइवर्सिफाइड, उनको रिस्क टेकिंग नहीं है, यू कैन गो टू मे बी अ स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट एंड स्टार्टअप्स, एंड इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स एंड ऑल, कि कोई किसी में कैसे भी पैसे डाल सकता, ठीक है। सो मेरी वाइफ हंस रही है क्योंकि ऐसे हमने बांट रखा है ना, वो इधर वाले इधर और ये इधर वाले मेरे, ठीक है ना। मैं कभी एफडी में पैसे डालता हूँ ना कभी कुछ, मैं कहता क्या यार एफडी में भी कोई पैसे डालता है, ठीक है। तो वो इसलिए वो देख के ऐसे लगे थे, तो मेरी कॉपी कर दिया उसने, तो ठीक है। सो जनरली यू कैन हैव एनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एट ऑल। So what investors look for before funding? आपको क्या देखना चाहिए जब आप एक स्टार्टअप में फंड करने वाले हो? So generally these are few methods of evaluation. अब आप देखो ये 10 चीजें हैं, ठीक है। So first is innovation, हमने डिस्कस किया इनोवेशन हो, है ना, स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, there should be a good team, है ना, go to market, competitive advantage, tractions, exit strategy, margins, previous funding, equity dilution and all. तो क्या किसी में 100% चीजें परफेक्ट मिल सकती हैं? लेकिन सब शादी यहाँ पे शुदा हो जितने भाई, जब लड़की देखने के हो गए ना, जब मैरिज अरेंज में, तो अगर आपने 10 चीजें मार्क की होंगी ना कि ये 10 चीजें मेरे को एक लड़की में चाहिए, वो कभी 10 नहीं मिल सकती है क्या? नहीं, तो क्या हो सकता है 10 में से 6-7 मिल सकती है चीजें। तो आपने भी कुछ ऐसा पोर्टफोलियो अपना बना लो जो आपके प्रायोरिटी है, टॉप 3 प्रायोरिटीज, देन नेक्स्ट 3 टॉप प्रायोरिटीज, उसके बाद नेक्स्ट 3 प्रायोरिटीज एंड ऑल, है ना। तो टॉप 3 का मतलब है यार ये तो सबसे पहले मैं देखूंगा, बाकी चाहे और चीजें हो ना हो। सो दीज 3 थिंग्स आई विल फाइंड, अगर ये मेरे को टीम में अच्छा लगेगा तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, फिर मैं नेक्स्ट देखता जाऊंगा चीजें जितना मेरे क्लोज, मेरे प्रॉक्सिमिटी का आता जाएगा तो मैं उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एग्जिट स्ट्रेटजी देखो, एक इन्वेस्टर क्या, अब हम कई बार क्या स्टार्टअप्स की बात करते हैं, चीजें बात करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैं एज ए पंजाब एंजल्स में आपको बताऊं, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, चाहे मैं साल में 5 डील करूं 10 डील करूं, आई शुड गिव माई इन्वेस्टर्स अ पॉजिटिव एग्जिट, सिंपल। उसके अलावा 100 चीजें चलेंगी, चीजें जो भी चलनी है। तो पॉइंट है कि एग्जिट ना, आपको भी जब भी आप इन्वेस्ट करो तो ये भी देखो कि यार मेरे को एग्जिट कब करना है, कैसे करना है, क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या क्या मार्केट में ऑप्शंस कौन सी होती है, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं। अभी लोग एग्रीमेंट शेयर कर दिया, अब उनको 2 साल बाद 5 साल कहते हैं यार मेरे को पैसे कब मिलेंगे, इससे चल तो अच्छा रहा, पैसे कब मिलेंगे, क्योंकि ना मैंने शुरू में डिसाइड की तो ना मैंने टर्म शीट में लिखवाई। शुरू में डिसाइड करता तो टर्म शीट में लिखवाता, टर्म शीट में लिखी नहीं तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट में आई नहीं। तो जब वो चीजें लिखवाई नहीं मैंने, तो मेरे को एग्जिट मिलेगा कैसे? अगर मैं पहले ही उसको लिखवा लेता कि इस सिचुएशन में मेरे को सीरीज ए पे एग्जिट चाहिए किसी भी हालत में, यू हैव टू कन्विंस योर इन्वेस्टर्स एंड ऑल मे बी, है ना। या जब इतनी वैल्यूएशन हो गई, आई नीड एन एग्जिट, व्हाई यू वांट टू मेक 5 लाख से 500 करोड़ बनाने हैं, है ना, क्योंकि उतने हमारे पास एग्जिटर्स नहीं मिलेंगे। 5 लाख वाले की कैपेसिटी है, 50 लाख पे एग्जिट मिल रहा है ना, इन्वेस्टर मिल रहा है, कर लो। 50 लाख पे जब वो इन्वेस्ट करना है, उसको पता है कि मेरे को 5 करोड़ वाला जानता है, मैं वहां एग्जिट करा लूंगा। 5 करोड़ वाले को पता जब वो इन्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पास आगे इन्वेस्टर्स है, 50 करोड़ पे एग्जिट करा लूंगा। तो हम जो 5 लाख वाले सोचेंगे 50 करोड़ पे एग्जिट के लिए ना, मुझे इन्वेस्टर ही नहीं मिलेगा। 50 करोड़ वाला तो 5 करोड़ तो आगे ढूंढ सकता है, 5 लाख जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके उस नेटवर्क में लोग नहीं होते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, और मे बी यू बिकम अ पार्ट ऑफ सच नेटवर्क्स जहां पे आपको वैसे इन्वेस्टर्स कनेक्ट करा के दिए जाए, ठीक है ना। सो कैन यू सेल और नॉट सेल, वो सब चीजें। तो जनरली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं जनरली, आपको क्या लगता है सारी यूनिकॉर्न बनती हैं? नहीं। पर क्या जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो रहे हैं? नहीं। वो जिसने 1 करोड़ लगाए थे वो 10 करोड़ पे एग्जिट कर लेता है, किसी और अच्छे स्टार्टअप को भेज देता है जो एक लेवल पे पहुंच के उसका फंडिंग आ जाती है, वो छोटे स्टार्टअप्स को बाय आउट कर लेता है क्योंकि उसको टीम चाहिए, है ना। तो एग्जिट स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को स्टार्टअप को 100 करोड़ पे ही करना है। He can exit at any stage and all, but you should have a plan to it. प्लान ही नहीं है तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी भी ना तो दिखेगी नहीं। जब हमने गाड़ी खरीदनी होती है ना कोई भी, तो हमें रास्ते में लगता है सारी वही गाड़ियां चल रही है, बाकी नजर नहीं आती है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब खरीदे तो माइंड में वही चल रहा है। अपॉर्चुनिटी पता है कि जब एग्जिट कर रहे हैं तभी तो अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, मैं उसको ग्रैब करूंगा। मैंने सोचा ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज आते भी, मैं एग्जिट करता रहूंगा उसको। सो आईपीओ मैंने ऑलरेडी बताया, वो तो लास्ट स्टेज है ही है ताकि पीपल कैन फ्रीली सेल एंड एक्सचेंज सेलिंग स्टॉक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स हु आर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स। ये क्लॉजेस होने बहुत जरूरी है। आज स्टार्टअप चल रहा है, 10 साल वेट करोगे आईपीओ की? नहीं। तो यू नीड टू टेल देम कि नहीं मेरे को सेकेंडरी एग्जिट चाहिए,
जब आप इस स्टेज पे हो गए तो मेरे शेयर बिकवा देना तुम। ये क्लॉज डाल दोगे या तुम बेचोगे या कब होगा कैसी सिचुएशन पे, आई नीड सच थिंग्स। अगर डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट फाउंडर को बता के तो रखो, ताकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी, ही नोज कि यू कैन एग्जिट एट दिस वैल्यूएशन, ही कैन सेल योर स्टॉक। उसके कोई माइंड में कोई एक इन्वेस्टर आता है, वांट टू, आपने तो 100 करोड़ वैल्यूएशन कर ली, लेकिन 100 करोड़ कंपनी की, आप कहते हैं मुझे तो 50 करोड़ पे मिल जाए ना, आई एम प्रॉफिटेबल। मैंने 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे डाला था, 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कंपनी की 500 करोड़ होगी, फर्क नहीं पड़ता मुझे 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे 10x मिल रहा है, आई वांट टू एग्जिट। तो अगर वो बेचने जाएगा तो फाउंडर वो तो कहेगा मैं 500, लेकिन उसको पता है कि कोई और इंटरेस्टेड पार्टी है हु वांट टू गेट इट एट अ लेस वैल्यूएशंस एंड ऑल, है ना। सो उस केस में क्या होगा, वो आप जो लेस इन्वेस्टर्स हैं आपके, दे विल हेल्प यू गेट दोस डील्स। तो दोस डील्स आर सेकेंडरी डील्स, क्योंकि वो कंपनी में नहीं हो रही हैं, वो आउटसाइड हो रही हैं, वो आपके शेयर किसी और को जा रहे हैं, उसको इंटरेस्ट लेना था, उसको मेजर इक्विटी चाहिए थी, क्योंकि अब 1-2% में वो खुश नहीं है, ही नीड्स 5-10%, तो आप अपने एग्जिट कराओ, ठीक है ना। सो दीज आर द डील्स एंड ऑल। Founder is unable to sell their shares, who want to exit. So can I directly sell that shares to the outsider? Yes, only a board resolution approval is required. And वही तभी है जब आप टर्म शीट साइन कराओ, फिर तो उसमें लिखा दो कि यार मैं जब अपने शेयर बेचना चाहूं तो यू गिव मी राइट, यू टेल मी कि किसको नहीं बेचना। फॉर एग्जाम्पल यू टेल मी कि मेरे कॉम्पिटिटर को मत बेच देना, यू टेल मी कि 5 को ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन यू शुड गिव मी राइट टू सेल माय शेयर्स टू थर्ड पार्टी। आपने नहीं लिखवाया तो बाद में उसकी मर्जी है, फिर तो बोर्ड की मर्जी है, वो आपको प्रूव करता नहीं करता तब भी कर सकता है, ये नहीं कि तब नहीं कर सकता। लेकिन आपने पहले लिखा लिया तो फिर आपने लिखवा लिया पहले, टर्म शीट साइन कर दो, देन यू नो इट हाउ टू डू इट, ठीक है ना। तभी दैट्स व्हाई टर्म शीट्स एंड ऑल जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा क्लॉज डालना है। आपने एक है क्लॉज डाला ही नहीं तो वो तो डिस्प्यूटेड रह गया, फ्यूचर में क्या करेंगे जब सिचुएशन आएगी। पर आपने क्लॉज डाल दिया अगर टर्म शीट में, तो यू नो कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे ऐसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप तो अपने इन्वेस्टर हो, बिजी रहोगे लाइफ में, आपको नहीं पता चलेगा स्टार्टअप में क्या है, क्वार्टरली या मंथली या 6 मंथ्स या 1 ईयर में 1-2 बार ही मिलोगे स्टार्टअप से, इफ यू आर अ प्योर इन्वेस्टर नॉट अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो उस केस में आपको ये कंडीशंस डालनी पड़ती हैं ताकि सिचुएशंस आएंगी वो अपने आप आपको कॉल अप करें। देन बायबैक्स अगेन, अगर कंपनी के पास फंडिंग अच्छी आ जाती है, आप उनको बोलो इफ यू आर गेटिंग अ फंड यू कैन बाय बैक माय शेयर्स, कंपनी बाय बैक कर लेगी, सो दैट जो फाउंडर्स हैं उनके शेयर्स बढ़ पाए, ठीक है। सो टाइम है अभी कि इसको कितना टाइम हो गया, सो मे बी ये मैं आई विल स्किप, बट अगेन जो कोई बीच में टेक्निकल लगे आपको, आई थिंक एग्जिट इज इंपॉर्टेंट जो मैंने कवर किया। सो स्टार्टअप डेक, एलिवेटर पेज, बूटस्ट्रैपिंग, फाउंडर्स एग्रीमेंट, शेयरहोल्डर एग्रीमेंट्स, वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, टर्म शीट, एग्जिट स्ट्रेटजी, प्रेफरेंस शेयर, सेफ नोट्स। मे बी 1-2 चीजों को ले लेता हूँ। वैल्यूएशन सबको पता है क्या होती है? वैल्यूएशन, लोग बोलते हैं वैल्यूएशन तो होती नहीं, ऐसी फर्जी चीज है। कौन कौन मानता है ये? कौन कौन नहीं मानता? चलो ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं हैंड रेज कौन करता है ना। वैल्यूएशन होती है रियलिटी में, है ना। चलो अच्छा नंबर है। ये तो मेरे को बहुत सारे लोग मिलते कहते हैं यार वैल्यूएशन तो ऐसे सब फर्जी चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता वैल्यूएशन में। there is not कोई मैट्रिक, मतलब अर्ली स्टार्टअप में मतलब कोई डायरेक्ट मैट्रिक नहीं मिल सकता फॉर द वैल्यूएशन, आई फील मैट्रिक नहीं मिल सकता, ये किसने कहा आपको? आई फील सो दैट्स व्हाट हाँ, फील सो, ओके। या मैं कहीं या एनीवन एल्स, कोई और वैल्यूएशन के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहता है? वैल्यूएशंस तो होती है, लेकिन ये देखना होता है कि क्या वो वैल्यूएशन राइट हो रही है या नहीं हो रही है। हाउ अ स्टार्टअप शुड प्रोजेक्ट देयर स्टार्टअप्स फॉर द राइट वैल्यूएशन। ओके, I think there is some recently policy decision given by Government of India regarding, I think, taxing above fair value, market fair value. They have defined certain scientific rules now. That these are the scientific rules of or methodology for assessing or for valuation. Otherwise, there was something like a thumb rule kind of a thing which was generally used, but now it has to be very scientifically done. नहीं वो नाव वो है कि आंख जब खुली तब सवेरा, है तो रूल पुराना ही,
ठीक है तो रूल्स पुराने ही, बट वो है कि अब उसकी बात हो रही है, चीजें हो रही है, तो हमें पता चल रहा है ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ना. सो रूल्स आर ओल्ड ओनली एंड देयर आर रूल्स, सर्टेन रूल्स, बट है कि वो रूल्स समझ बहुत कम को आते हैं. जब समझ बहुत कम को आते हैं और उनको लगता है यार एक रियल वैल्यू लाऊंगा, जो करेगा मेरे लिए वैल्यूएशन वो पैसे लेगा, छोड़ इतने पैसे करने, अब अपने ऐसे ही कर लेते हैं अंदाजा, और वही फिर फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में खराब हो जाता है. बट जस्ट एज अ लेमैन आपको पता है वैल्यूएशन मतलब व्हाट इज अ वैल्यूएशन डॉल. इकोनॉमिक्स होती है कि नहीं होती है बताओ पहले. इकोनॉमिक्स मानते होती है ना. तो उसमें सबसे पहला वर्ड ना, हम जब मैं ग्रेजुएशन में था फर्स्ट क्लास में, हमारे इकोनॉमिक्स टीचर ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वर्ड व्हिच यू शुड रिमेंबर, दैट इज नहीं भाई, assume, मतलब as you and me, गधे तुम भी मैं भी, है ना. assume के स्पेलिंग क्या होते हैं, ASSUME, है ना. तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, फिर स्लैश लाइन की, है ना. तो कहते यही है पूरी इकोनॉमिक्स, मतलब सब असम्पशन पे चल रहा है. बट क्या इकोनॉमिक्स हमारी सही है खराब है, सही है ना, वो ठीक है, फैक्ट्स हैं. सो सिमिलरली ना वैल्यूएशंस आर आल्सो बेस्ड ऑन असम्पशंस. तो अगर तुमने असम्पशन ही गलत ले ली तो वैल्यूएशन भी खराब है. तो असम्पशन सही लोगे तो वैल्यूएशन भी सही आएगी. ठीक है. सो यू नीड टू हैव राइट असम्पशंस. बट जस्ट आई विल टेक एग्जांपल जो हर टाइम पे लेता हूँ कई बार असम्पशंस या चीजों के लिए. सो वैल्यूएशन होती क्या है, जस्ट टू फॉर थिंग्स एंड ऑल. ऐसे ज़ोंबी सुने सबने, ज़ोंबीज क्या होते हैं सुने सबने, है ना. तो हुआ क्या, 12 ज़ोंबी आ गए, हम यहाँ होटल पे सेशन कर रहे हैं, तो हमने अब दरवाजे बंद कर लिए यहाँ से. ठीक है. तो भाई अब हुआ क्या कि सबके आपके ना फोन भी खराब हो गए, और मेरा एक लौता फोन चल रहा है. ठीक है. अब मेरे फोन की वैल्यू क्या, मेरे फोन की वैल्यू क्या, 50,000 रुपए मे बी जो इसकी मार्केट प्राइस है, या समथिंग एल्स. मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा ना भाई जितने आपकी जेब में पैसे हैं ना उतनी वैल्यू होगी इसकी. क्या नहीं आपको यार पता नहीं जीऊं ना जीऊं, जितने पैसे हैं यार, एक घर तो फोन पे तो बात करा दे, मैं देख तो लूं मेरे घर वाले कहाँ हैं. क्या नहीं. एक मिनट कॉल लेना, ये मैम को एक मिनट कॉल लेंगे, सर ने होगा. तो वो पॉइंट क्या है कि आपने जो, अब चलो दूसरा सेम इस एग्जांपल को मैं कर लेता हूं मैं. ठीक है. तो उस एग्जांपल में क्या है, अब यही सेम सिचुएशन, ज़ोंबी आ गए, बस अब मेरा फोन नहीं चल रहा, अब सबका फोन चल रहा. तो अब मेरे फोन की वैल्यू क्या है, 0. या कोई इन्वेस्टर होगा आप में से कहेगा यार 50,000 का है, 1-2,000 का खरीद लेता हूँ, बच गए तो बेच दूंगा 10-20,000 का बाद में जाके, है ना. सो दीज आर अगेन वैल्यूएशंस इन अ सेंस कि हाउ थिंग्स हैपन, मतलब कैसे वैल्यूएशन डे बाय डे में चेंज होती है. दैट्स विल फाइंड एवरी सर्टिफिकेट शुड मेंशंस कि वो 30 दिन से ऊपर वैलिड ही नहीं है. तो डीमोनेटाइजेशन से एक दिन पहले पेटीएम की वैल्यू और डीमोनेटाइजेशन के अगले दिन पेटीएम की वैल्यू होगी, फर्क ही नहीं होगी, होगी, क्योंकि अब एवरीवन हैज टू यूज द ऐप, मे बी एनी ऐप, बट उनका ऐप भी चला तो डाउनलोड्स उनके 10x हुए होंगे एक दिन में, क्योंकि और कोई वे नहीं था. तो वैल्यूएशन चेंजेस इन अ डे. तो वी शुड रिमेंबर कि वैल्यूएशन एक होती है, लेकिन हमें ये भी देखना है उसके प्रोस्पेक्ट के, जितने हम assumptions को, जितना अभी फैक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. बट ये नहीं, आजकल 90% क्या आते हैं यार, वो एक कंपनी जिसकी 500 करोड़ की टर्नओवर है ना, वो 10x पे रेस किया है, मेरी अभी 1 लाख टर्नओवर है, 10x पे वैल्यूएशन मेरी भी कर दो, है ना. ये नहीं पता क्यों वैल्यूएशन है, बस वो उस कंपनी की एक की वैल्यूएशन इतने x मिली है, तो मेरे भी इतने पे इतने x दे दो. वो कोई फैक्ट्स नहीं, क्यों, कितने नंबर्स हैं, कितने में कस्टमर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या मेरी कॉस्टिंग होगी, नो. दो एज ए फैक्ट, एज ए रूल, देयर इज वन फैक्ट जो कि एनपीवी बेस्ड होता है आपका, है ना, जो वैल्यूएशन आपके डिसाइड किए थे नंबर्स के थ्रू, दैट इज द ऑथेंटिक, क्योंकि वो उसमें नंबर्स से डाल के उसको कर सकते हो. नंबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको लगता है हर एक चीज में नंबर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन में स्पेशली. व्हाई, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे को पतला होना थोड़ा, तो क्या वो एक लाइन सही है, या मैं ये बोलूं कि मेरे को 10 किलो वेट रिड्यूस करना है, स्पेसिफिक हो जाता है. जब वंस यू हैव नंबर्स, यू नो कि कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे एक उन चीजों को किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है. सो वैल्यूएशंस हैं आपकी, एक जो आई वुड शेयर मे बी सेफ नोट्स हैं आजकल जो चल रहे हैं. जब वैल्यूएशन आपको डिफाइन नहीं कर पाते हो, द न्यू कंसेप्ट हैज कम, सेफ नोट्स.
ठीक है, सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी की, इक्विटी में लूंगा फ्यूचर में, पर अभी हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं किस बेसिस पे। बट आपको ये भी बता दो, अब ये भी कंफ्यूजन, लोगों को पता ही नहीं कि कुछ भी हो सकता है। वो लोग कहते हैं फ्यूचर का 20% जो कॉमन चल रहा है, वो नहीं भाई, ये भी कह सकते हो तुम्हारी टर्नओवर जो तुमने एक्सेल में दिखाई है ना, ये अचीव होगी तो जितना तुमने कहा उतना अचीव 50% करोगे तो तुम्हारी वैल्यूएशन आधी, अचीव 10% करोगे तो 110, कुछ भी कर सकते हो फॉर्मूला ना। ये थोड़ी है कि बस अगले राउंड से 20% डिस्काउंट कैन बी द ओनली फॉर्मूला। फ्यूचर इक्विटी है बट अजम्पशन कैन बी एनीथिंग, पर वही जो सब कर रहे हैं हम भी सब करेंगे, है ना। तो बट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर, ऐसे एवरी स्टार्टअप एंड एवरी वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। आप पुराने का किसी और का फॉर्मूला उस पर नहीं लगा सकते। सो देखो ये डाटा है, अभी देखो अपना नीचे कितने स्टार्टअप्स हैं, और ये देखो इधर दिल्ली के ऊपर एवरीथिंग खाली। सो आई एम ऑन अ मिशन कि ये जो नॉर्थ इंडिया ना अबव एनसीआर, पंजाब हरियाणा एंड ऑल, इस सब में वी शुड क्रिएट अ इकोसिस्टम स्टार्टिंग विद पंजाब। तो कितने लोग मेरे साथ हैं इस मिशन में कि अगली बार ये डाटा है ना, तो डाटा में चंडीगढ़ का नाम या पंजाब का नाम जरूर होना चाहिए साथ में, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप होने चाहिए यहाँ पे, और उसमें अपना रोल होना चाहिए। ये थोड़ा सा वैसे ही जनरली बेसिक सी चीजें। अल्टीमेटली जनरली हम कहते हैं यार दूसरे को फंडिंग मिल गई तो बड़ा लकी है, कोई ऐसा नहीं है। सो बहुत सारी चीजें होती है, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग, रिस्क, डाउट्स एंड ऑल। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, चाहे डेली 0.1% ग्रो करो, दैट इज ऑल्सो गुड। ग्रो होना जरूरी है, ये नहीं कि एक साल में 6 महीने फंडिंग दे ही दो, ठीक है। सो यू नीड टू चेंज लेवल ऑफ नॉलेज गेन व्हेन थिंग्स गो राइट। जब सही जाएंगे तब तो कम ही मिलेगी, जब गलत जाएंगे, डिसीजन गलत होंगे, तभी तो ज्यादा सीखोगे। तो यू शुड एक्सेप्ट फेलियर्स इन स्टार्टअप टू, है ना। ये नहीं कि वो कभी फेल हो गया तो भाई उसको फेल हो गया तो यार छोड़ो, थोड़ी सी गलती कर दी, वो तो परफेक्ट है ही नहीं है। हमने 20 साल, हम अपने आप को 20 साल पहले देखा तो उस लेवल डिफरेंट पे होंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सो फॉर्मल एजुकेशन में तो स्कूलों में किताबों में सिखाया जाता है, बट दिस इज टोटली अ डिफरेंट लर्निंग कि इसको कैसे करें, एक्स को कहाँ यूज करें, इसको कहाँ यूज करें, अच्छा इसमें यूज करें, यू हैव टू सी दोस थिंग्स एंड ऑल। तो आपको पता है कि स्टार्टअप में जनरली फर्स्ट स्टेज में क्या देखा जाता है, एक स्टार्टअप में क्या देखा जाता है फर्स्ट स्टेज में? नंबर तो होते नहीं है, फाउंडर और उसका आइडिया, है ना। पर फाउंडर कौन? फाउंडर जिसको अपने आइडिया के बारे में सारी चीजें पता है, दुनिया के बारे में चाहे पता हो ना हो पता हो, पर आइडिया के बारे में चीजें पता उसको कि मेरा आइडिया है क्या, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कई बार वो किसी ने अगर मनी हाइस्ट या मनी हीस्ट देखी सीरीज एंड ऑल, तो उसमें एक प्रोफेसर होता है ना, जिसने सारी मतलब चोरी वोरी प्लान की। मैं चोरी की नहीं कह रहा, मोटिवेट करनी है। वो पॉइंट है कि जो प्रोफेसर है उससे पूरा प्लान है कि अगर गवर्नमेंट अगेंस्ट जाएगी तो क्या करना है, उसके बंदे अगेंस्ट जाएंगे तो क्या करना है, पब्लिक अगेंस्ट जाएगी तो क्या करना है, कैसे जाना है, क्या करना है ना, और टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करना है, क्या सिचुएशंस होंगी। तो वो एक फाउंडर जिसको अपने आइडिया के बारे में चीजें पता है कि अगर खराब होगा तो क्या करोगे, है ना। सो दैट यू हैव टू सी। सो आउटग्रोइंग एज एन इन्वेस्टर, आप लोग ना 5 साल 10 साल से फंसे हुए हो, है ना, वही 5-6 चीजों में इन्वेस्ट कर करके, तो भाई थोड़ा बाहर निकलो, अब बड़े पूल में आओ, बड़ी चीजों में आओ, है ना। यू शुड आउटग्रो योरसेल्फ। इफ यू थिंक यू हैव नॉट इन्वेस्टेड टिल डेट, या इन्वेस्टेड आपको डर लगता है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ठीक है। सो जो भी चीजें पीछे, विल हेल्प यू गाइड इन दोस थिंग्स एंड ऑल। नर्चरिंग योर माइंड, तो ये तो सब आपने सुना ही होगा, बट दिस इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, हाउ हु वी स्पेंड टाइम विद, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे नेटवर्क में बैठे, यानी वी आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, जिसको चाहे 0.01 नहीं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सो उन्हीं के साथ बैठोगे तो उन्हीं के साथ आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें हो रही है। तो अगर मैं एक दुकानदार के साथ बैठूंगा तो मेरा दुकानदार वाला माइंडसेट बनेगा, एक मैं स्टार्टअप बैठूंगा उस जैसा, वो गलत नहीं है, बट आप कहाँ जाना चाहते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो किसके साथ उठना बैठना है, यानी किसके साथ करना है, जो 1 करोड़ कमा रहा है या जो 100 करोड़ कमा रहा है, किसके साथ? 100 करोड़ वाले के साथ। क्यों? क्योंकि वही तो बताएगा ना कैसे मैं 10 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंचा, नहीं तो 1 करोड़ बताएगा कैसे 10 करोड़ से 1 करोड़ पे आना है। तो आपके चॉइस है कि कहाँ जाना है आपको। तो who you spend time with, so you should spend time with people who are okay to मतलब who are ready to invest in. So generally this is God never gives you a dream that matches your budget. He is not checking your bank account, he is checking your faith. Generally startup में पैसा जो देख रहा है वो शायद पैसा डुबा भी सकता
है ना, जो कहेगा बस पैसा कर दो पैसा कर दो पैसा कर दो। दे नीड आइडिया, फेथ, वो उसको पैसा मिल जाएगा, पैसा तो बहुत है। अभी मनदीप जी बताएंगे सारी चीजें, हाउ थिंग्स आर अवेलेबल मार्केट में एंड ऑल, एक्सपोजर्स एंड ऑल, इज अ नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर टू थिंग्स एंड ऑल, बट यू शुड हैव एन फेथ। सो देखो जब जब ये बिलियनर्स बने, अब कौन चाहता है यहाँ पे किसकी फोटो बाद में, एज को छोड़ दो, एज सारे वाले हैं, 25 वाले भी है, 41, 56, 35, 40, है ना। सो वांट टू बिकम अ बिलियनर, कम लोग ही है यार, मेरे को तो लगा था सारे इन्वेस्ट करेंगे, या मेरी बात ही नहीं सुन रहे कोई, वो क्या होगा क्या हो गया, ऐसे ना हो गया, है ना, कुछ पूछा ऐसा ना हो गया, बोरिंग तो नहीं हो गया, नहीं पक्का, चल बोरिंग हो गया तो थैंक यू कर देता हूँ फिर। So any questions? Any questions? Yes, please. You raised a question about valuation. So what I feel is, since I'm experiencing that particular stage, before seed funding or angel investing, when you have not got any revenues or numbers on board, actual numbers. So we have got some assumptions that we will perform in particular coming 3 or 4 quarters, will perform so and so. So though what's the exact metric to be to value our startup? देखो मैट्रिक्स अगेन इट इज एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट, बट आई टेल यू फ्रॉम द स्टार्टअप साइड ऑफ थिंग्स। आपने बोला तो स्टार्टअप को क्या लगता है, मेरी वैल्यू, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या करूंगा तो मैं तो 100 करोड़ कमाऊंगा, है ना, तो मेरे से 100 करोड़ कमाएंगे। बट अब उसको छोड़ो ना, इन्वेस्टर के साइड से सोचना शुरू करो। भाई इन्वेस्टर आप जैसे स्टार्टअप से 10 में लगा रहा है, जिसमें 9 में फेल भी होंगे पैसे, ठीक है, या 8 में फेल होंगे, एक बहुत अच्छा चलेगा, एक एवरेज चल जाएगा, या 2-3 का एवरेज हो जाएगा, है ना। फ्रॉम हिज रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी तो अर्निंग कमानी है, 20% 10% ही कमाना होता है, एफडी म्यूचुअल फंड्स में कमा लेना, उनको अर्निंग कमानी है 50-60%, तो वो आप में इन्वेस्ट करके वो 10x ही देखेगा। आप ही कह रहे हो कि कमाऊंगा मैं 10x ही दूंगा, मैं तो 1x ही दूंगा आपको यार। बट अज्यूम सी फ्रॉम इन्वेस्टर साइड ऑफ थिंग्स, तो वैल्यूएशन जब अटकती है ना, वो तभी अटकती है। इन्वेस्टर कहता है यार जितनी आप वैल्यूएशन मांग रहे हो, ऐसे मेरे पास 20 प्रोजेक्ट है जो इसके 1/3 वैल्यूएशन पे मांग रहे हैं पैसे, ठीक है, और उनमें डेडिकेशन पे चीजें में, तो आप में कोई लगाऊंगा, मैं उसमें लगा दूंगा ना। आपको लगता है मैं बहुत बड़ा बम फोड़ूंगा, तो कौन से स्टार्टअप को लगता है नहीं फोड़ूंगा मैं बम? लगता है कोई ऐसा है, कोई भी बिजनेस में नहीं, जब वो बिजनेस शुरू करता है कि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, एवरीवन थिंक्स ही विल डू एंड दे शुड डू इट, बट एज ए फैक्ट्स में आ जाओ तो कितने स्टार्टअप अच्छे चलते हैं, है ना। सो थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर साइड ऑफ थिंग्स। जब इन्वेस्टर एक पैसा लगाता है ना, सो ही शुड गेट अ वैल्यूएशन, क्योंकि उसको 10 की रिकवरी करनी है अगर आप अच्छे चलते हो, और मे बी आप नहीं चले तो उसका तो 0 पैसे, 0 ना, अगर नहीं चला तो रिस्क किसका ज्यादा, उसका। आप तो ठीक है अपना रिस्क उठा ही रहे हो, लेकिन उनका रिस्क उस चीज का, ठीक है। सो मे बी आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी, नहीं तो 1-to-1 दोबारा डिस्कस करेंगे। So We will take it forward. Yeah. I would Yes, please. I would request like maybe one session where all these terms which are not known to us, valuation in terms of those formulas which Yes. now everybody is talking about. In terms of at least there is some scientific names to it. So we take idea to IPO sessions regularly, हर महीने एक तो होता ही है, ठीक है। सो मे बी इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, स्टार्टअप कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप उसमें ज्वाइन कर लेना। हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं, एवरी वेडनेसडे आल्सो वी डू सेशन ऑन सिंगल टॉपिक, लाइक फाउंडर्स एग्रीमेंट है तो सिर्फ फाउंडर्स एग्रीमेंट पे, अगर आपका टर्म शीट है तो सिर्फ टर्म शीट पे, है ना, साइबर सिक्योरिटी तो साइबर सिक्योरिटी पे, ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग पे। तो एवरी वेडनेसडे वी डू ऑन ऑनलाइन सेशन, बट आइडिया टू आईपीओ फिजिकल सेशन हम महीने में एक लेते ही लेते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन अटेंड दो जहाँ पे ये बेसिक्स कोई चीजों को छेड़ा जाता है। आपने कहा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी फंड रेज किए जा सकते हैं, जो आपने ठीक बताई थी। हाँ जी। बट क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टर ही ओनली लोन दे सकता है कंपनी के अंदर, तो उनसे अगर आप फंड रेज करते हैं तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा? डायरेक्टर ही, सॉरी, डायरेक्टर ही लोन दे सकता है कंपनी में। हाँ हाँ, जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो नहीं तो फिर आप लोन क्यों, आप तो इक्विटी रेज करना चाहते हो ना, इक्विटी तो आप किसी से भी रेज कर सकते हो। तो उस केस में आपको जो है इक्विटी रिलीज करनी पड़ेगी उसकी, राइट? तो आप कह रहे हो यार तुम तो 10% ही पैसा कमाओ, मैं 100% कमाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो डेप्ट के, और देखो कहीं पे भी चले जाओ, डेप्ट मींस कि आई वांट टू बी सिक्योर विद दैट सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, एंड इक्विटी मींस कि रिस्क मेरा, पैसे मेरे डूबेंगे या मेरे भी पैसे 10 गुना होंगे। तो इफ somebody is coming as a friends and family also, you should issue them equity only,
है ना, डेप्ट नहीं, क्योंकि वो भी तो आपके ऊपर लगा के रिस्क ले रहे हैं, बाहर तो कोई पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था, और वो भी आइडिया पे नहीं लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रहे हैं कि चल यार तुम अच्छे हो तो लगा दो, है ना। सो वी शुड डू दैट टू ऑन अ फ्रीक्वेंट। अगर आप एक समय यू शुड हेल्प योर अदर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, कि कोई भी एक आइडिया जनरेट करके कुछ करना चाहता है, वी शुड सपोर्ट, और इक्विटी लो, आप भी इक्विटी लो उससे, है ना, तो उससे इक्विटी लो ऑन सर्टेन वैल्यूएशन, और आप भी, आपका रिस्क है तो आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए। पर तभी डेप्ट एंड इक्विटी में फर्क यही है, डेप्ट इज फिक्स फी एंड इक्विटी इज योर सर्टेन फीस एंड ऑल, मतलब इक्विटी आपका रिस्कीनेस इज इक्वलेंट टू व्हाटएवर इट कैन बी। Thank you. Anyone else maybe? So I hope you learned something. अगर मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेशन के बाद, अगर एक भी चीज सीखी आज which you have improved it, I think I've done my job for today, and that's it. And maybe so become a part of a network also. I would maybe become a part of my mission, I always say. And so we are there too for some creating a mission, creating a right kind of entrepreneurship ecosystem in the region. And maybe in any way you want to become a mentor, you want to guide people, you want to invest anyway. So you wish to join, do join us. And we can together only we can create that impact. So let's create an impact together. Thank you.